वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड 12th क्लास स्टूडेंट और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे नेक्स्ट सेट नंबर 6 जो चल रहा है। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है और आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मेहनत है या प्रयत्न है ये सिर्फ किताबों में लिखे हुए शब्द नहीं है जो हमें आकर्षित करते हैं, ये जीवन की सच्ची निधि है। इसे आप हमेशा अपने जीवन पर लागू करिए और आप जो चाहते हैं उससे साकार करिए। इसलिए हमेशा प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का जो टॉपिक है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो टॉपिक है सेट नंबर 6 ही चल रहा है बेटा, ठीक है। सेट नंबर 6 ही चल रहा है। देखिए, माफ कीजिएगा, मुझसे गलती से 2 का क्वेश्चन छूट गया था कल, तो मैं बताना चाहती हूँ आज फिर से। ये 2 का जो क्वेश्चन था सेट वही चल रहा है। सेक्स WL बायोलॉजी 12th क्लास के बच्चों के लिए बच्चों चल रही है, ठीक है। और जिनको टाइम ना पता हो तो हमें बता दूं कि थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे को 12th की क्लास चलती है और इसमें आपको बायोलॉजी के सारे अनसॉल्व सेट सीरीज आपको मिल जाएंगी। देखिए दूसरे का देखिए कह रहा है कि बायोपायरेसी क्या होती है। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है बायोपायरेसी, इससे पहले भी पूछा गया था। तो बायोपायरेसी क्या होती है? देखिए, बायोपायरेसी के अंतर्गत क्या होता है, किसी भी देश के, ठीक है, जो वन्य है, ठीक, उसे किसी अन्य देश के द्वारा या संस्था के द्वारा, ठीक है, संस्था के द्वारा बिना इजाजत के, ठीक है, रोपण करना या ले जाना, ठीक, वो सब बायोपायरेसी कहलाता है। तो किसी भी देश के वन्य का किसी अन्य देश या संस्था के द्वारा बिना इजाजत के लगाना या कल्टीवेशन करना ही बायोपायरेसी कहलाता है। बायोपायरेसी कहलाता है। बस इसके अंतर्गत अगर हम ऐसा काम करते हैं तो इसमें अहमियत ये होती है कि हमें इजाजत हम नहीं लेते हैं और यही बायोपायरेसी कहलाती है। तो इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम आ रहे हैं घा नंबर पे। बाकी तो मैंने करा दिया था। दूसरे का घा देखिए, कहता है कि साइंथियम पुष्पक्रम किस पौधे में होता है। ये बहुत पूछा जाता है। हालांकि मैं बता दूं कि जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है और कुछ चीजें उसमें चेंजमेंट है, ठीक। पुष्पक्रम जो है, ठीक है, इतना हाईली इसमें पूछा गया है, आता नहीं है लेकिन पूछा गया है, फिर भी तो बताना पड़ेगा। अब आया है तो भी बताना पड़ेगा। साइंथियम जो पुष्पक्रम होता है या साइंथियम इनफ्लोरेसेंस जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, ये जो साइंथियम इनफ्लोरेसेंस होता है ये यूफॉर्बिया का जो पुष्प होता है उसका पुष्पक्रम होता है, ठीक है। यूफॉर्बिया का जो पुष्प है, फ्लावर है, उसका होता है। यूफॉर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करता है बेसिकली, ठीक है। ये इसका पुष्पक्रम होता है। बात समझ में आ रही है? तो आप इसे बता सकते हैं, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आपसे पूछ रहा है सॉरी, फिर आपसे पूछता है, कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है। आपसे ये चीज पूछी गई है कि ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है। 1 नंबर पूछा गया, बता देंगे। देखिए, ध्वनि प्रदूषण की जो इकाई है उसे डीबी बोलते हैं, डेसिबल
बात समझ आई? बात समझ आई? ठीक है, 60 से 65 डेसिबल तक हम सुन सकते हैं। 110 डेसिबल तक हमें अगर हम सुन लेंगे तो बहरापन आ जाएगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण भी हो सकता है। बात समझ आ रही? तो ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए तीसरे का क्या कह रहा है। अब ये सब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 2 नंबर के हैं। प्रत्येक स्थल पर टिप्पणी कीजिए। देखिए तृप्त स्थल क्या होते हैं? मतलब किसी भी क्षेत्र की जीवों की ऐसी संख्या जो उस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाएगी, उसे ही हॉट स्पॉट रीजन या तृप्त स्थल बोलते हैं। मैंने बोला कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विशेष क्षेत्र में किसी भी जीवों की संख्या का सर्वाधिक पाया जाना तत्व स्थल कहलाता है। और या हम इसे इससे भी लिख सकते हैं, किसी भी विशेष क्षेत्र में किसी भी जीव की जैव विविधता का सर्वाधिक पाया जाना, जैव विविधता का सर्वाधिक पाया जाना ही क्या कहलाता है? तत्व स्थल कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्व स्थल कहलाता है। बात समझ में आ रही है? आप चाहे तो किसी स्पेसिफिक उसका आप नाम दे करके भी, एग्जाम्पल देकर बता सकते हैं। आप एग्जाम्पल में देखिए आप बता सकते हैं। ठीक है, आप गिरवन के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, कि वहां पे एक अपना एक हॉट रीजन है और उसी रीजन में बहुत सारे जो शेर हैं, ठीक, वो उनकी जनसंख्या बनी हुई है। जो हॉट स्पॉट रीजन होते हैं वो संरक्षण के लिए भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे उनकी जैव विविधता को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। और साथ ही साथ इनकी संख्या कितनी अधिक हो रही है, उस क्षेत्र को कितना ज्यादा विकसित करना है, इसका बहुत ज्यादा सहयोग और योगदान किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो आप गुजरात में गिरवन के बारे में, आसाम के बारे में, ठीक, आप, ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वहां उत्तराखंड में, वहां पे जो भी पुष्प पौधों की या जंतुओं की जो भी जातियां हैं जो उस एक विशेष क्षेत्र में पाई जा रही हैं और उसकी जैव विविधता सबसे ज्यादा है, और जैव विविधता को बढ़ाने के लिए क्या क्या योगदान किया जा रहा है आप इसे इसमें बता सकते हैं। हालांकि आप सिर्फ इतना बता देंगे और ये कुछ एग्जाम्पल लिख देंगे, ठीक है, और बता देंगे कि यहाँ पे शेर का, ठीक है, पांडा का, इस तरीके से होता है तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अगर हम आगे की बात करें तो देखिए आपसे पूछा गया है, हालांकि आपके में एवोल्यूशन हटा दिया गया है, जैव विकास इस साल नहीं आएगा। 30% के कोर्स में 30% के कोर्स में आएगा, लेकिन हम आगे के बच्चों के लिए कुछ सरल चीजें कर रहे हैं आसान। आपसे पूछा गया डार्विन का योगदान बताइए। देखिए डार्विन का योगदान आप बस पॉइंट बता देंगे बहुत होगा। देखिए डार्विन ने बताया, सबसे पहले उन्होंने ये बताया जीवों के विकास के संदर्भ में उन्होंने एक बात बताई। सबसे पहले उन्होंने जीवन संघर्ष के बताया। डार्विन ने ये बताया कि कोई भी जो जीव है जीवित रहने के लिए जीवन संघर्ष करता है। क्या करता है? जीवन संघर्ष करता है। और इस संघर्ष में वही जीव जीवित रहेगा जो संघर्ष करेगा, वही जीव जीवित रहेगा जो बेटा संघर्ष करेगा। क्या करेगा? संघर्ष करेगा। इसी को जीवन संघर्ष बोलते हैं, इसी को हम लोग जीवन संघर्ष बोलते हैं, कहते हैं। फिर आप बता देंगे योग्यतम की उत्तरजीविता। थोड़ा थोड़ा भी बता देंगे तो बहुत चल जाएगा। योग्यतम की उत्तरजीविता, पहले तो यही बात बताएंगे कोई भी जीव जीवित रहने के लिए जीवन संघर्ष करता है।
और इस संघर्ष में वही जीव जीवित रहता है जो जीवन संघर्ष करता है। इस जीवन संघर्ष के फलस्वरूप, बस यहाँ पे एक लाइन जोड़ेंगे, इस जीवन संघर्ष के फलस्वरूप प्रकृति उन जीवों का चयन करती है। क्या करती है? चयन करती है। और इस चयन में क्या होता है? वही जीव जीवित रहेगा जो संघर्ष करेगा। इसी को ही, इस चयन में वही जीव जीवित रहेगा जो उसके योग्य है या संघर्ष करता है। उसी को योग्यतम की उत्तरजीविता कहते हैं। उसी क्या बोलते हैं? योग्यतम की उत्तरजीविता। अब फिर क्या बताएंगे? प्राकृतिक चयन। देखिए प्राकृतिक चयन में क्या होगा, यही बात बताएंगे कि कोई भी जीव जीवित रहने के लिए जीवन संघर्ष करता है और संघर्ष से वही जीव जीवित रहता है जो संघर्ष करता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? प्रकृति जो होती है इसका चयन करती है। इसी को प्राकृतिकवाद या वर्णवाद कहते हैं। इसे सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अगर आप इतनी भी बात बता देंगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? प्यूरिन और पिरामिडीन क्षारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्यूरिन और पिरामिडीन। ठीक, प्यूरिन और पिरामिडीन ये क्या है? ये एक बेस पेयर है और इन बेस पेयर में मतलब एक बेस पेयर है और इसमें भी सब बेस पेयर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। क्या होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। देखिए ठीक, ये चार होते हैं। अब जो एडेनिन, ठीक है, ठीक, थाइमिन के साथ बनाता है क्या? डबल बॉन्ड। और ग्वानिन किसके साथ बनता है? ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या होता है? हाइड्रोजन बंध। ये क्या होता है? हाइड्रोजन बंध। और ये क्या होता है? ये भी हाइड्रोजन बंध होता है। ये क्या होता है? ये भी हाइड्रोजन बंध होता है। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो प्यूरिन और पिरामिडीन क्या होते हैं? अंकित तिवारी, प्यूरिन, गर्ल्स कंपनी, पिरामिडीन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? पिरामिडीन होते हैं। ठीक, ये आपके एडेनिन, थाइमिन, प्यूरिन और पिरामिडीन जो होते हैं वो ग्वानिन, साइटोसिन होते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो आप इसमें लिख देंगे दोनों ही क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अत्यधिक वीक बाउंड होता है, अत्यधिक वीक यानी कमजोर बॉन्ड होता है, कमजोर बंध होता है। ये भी आप बात याद रखोगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक, इनको आप याद रखेंगे। और इनकी जो पेयरिंग होती है, अगर आप एक पॉइंट और लिखना चाहें तो जो इनकी पेयरिंग होती है वो कैसी होती है? वो दोनों ही डायरेक्शन में होती है। 3 प्राइम से 5 प्राइम भी होती है और 5 प्राइम से 3 प्राइम भी होती है। मतलब दोनों डायरेक्शन में आपको इसकी पेयरिंग मिल जाएगी। ठीक है, ये भी याद रखना है। और इन दोनों सिरों पे क्या होते हैं? फास्फेट ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है, फास्फेट ग्रुप लगे होते हैं। और इनमें एक बोन होती उसे फास्फो डायस्टर बोन कहते हैं। ठीक है, मुझे से थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रही है, शायद मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन जहां तक मैं सही जा रही हूँ ये मुझे देखना पड़ेगा। समय दीजिए इस चीज के लिए, शायद ये सही है, हल्का सा डाउट हो रहा है। तो आप फिलहाल इतना याद रखिए इसकी पेयरिंग के लिए। अगर कुछ डाउट होता है तो उसे फिर से डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, इतना फिलहाल अभी आप याद रखिए। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। अगर कुछ इसमें नहीं डाउट होगा तो मैं कल बता दूंगी आप लोग को। आगे देखिए, कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में या इकोसिस्टम में कोई भी जीव पोषक स्तर के लिए या पोषक स्तर के लिए
एक श्रृंखला का पोषक स्तर के लिए या पोषण के लिए, ऐसे लिख लीजिएगा तो ज्यादा सही रहेगा। पोषक के लिए, फिर बताते हैं पोषक स्तर के, पोषक के लिए एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, इसको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। इसको बोलते हैं बच्चों खाद्य श्रृंखला, ठीक, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। बात समझ में आ रही? और इसमें जो पोषक स्तर होता है, पोषक का जो स्तर होता है, पोषक स्तर जो होता है बेटा, वो हमेशा उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की ओर होता है। निम्न ऊर्जा की ओर होता है, निम्न ऊर्जा की ओर होता है। जैसे मान लीजिए उत्पादक है बच्चों, ठीक है, अब उत्पादक से भोजन लिया गया, मतलब ठीक है, किसी प्रकार से, ठीक है, तो वो आएगा क्या, प्राथमिक उपभोक्ता पे। बात समझ में आ रही है? अब ये जो है प्राथमिक उपभोक्ता से कहाँ जाएगी, द्वितीयक उपभोक्ता में, द्वितीयक, ठीक है बेटा, द्वितीयक उपभोक्ता में जाएगी। और ये द्वितीयक उपभोक्ता से बेटा तृतीयक में, तृतीयक से बहुत वेल डिफाइन करें तो चतुर्थक में, ठीक है। हालांकि तृतीय चतुर्थक एक ही होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक। सही माने में कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको इकोसिस्टम में जो तृतीयक है चतुर्थक है अलग अलग डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो उसमें ये कुछ चीजें होती है, ठीक है, आप उसको ध्यान रखिए। चतुर्थक के बाद अघटक में, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है, सूर्य, ये चलता है, तो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हुई, उत्पादक मिले, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक से तृतीयक, तृतीयक चतुर्थक और अघटक तक आती। तो इसमें जो ऊर्जा का बेटा प्रभाव हो रहा है, ये देखिए ऊर्जा का जो पोषक स्तर का जो प्रभाव हो रहा है, पोषक स्तर में ऊर्जा का जो प्रभाव हो रहा है, वो बच्चे हमेशा उच्च ऊर्जा से, देखो कहां से, उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की ओर होता है, निम्न ऊर्जा की ओर होता है। इतनी बात आपको खाद्य श्रृंखला में बतानी पड़ेगी, इतनी बात आप लोगों को खाद्य श्रृंखला में बतानी पड़ेगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज की पाठशाला में इतना ही। कल की पाठशाला में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो उसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू पास माई पाठशाला। थैंक्स अगेन। प्रणाम बच्चों।